दोस्तों, कानूनी जानकारी में आज हमारे साथ हैं नवीन कुमार जी। नवीन कुमार जी पेशे से वकील हैं और राष्ट्रीय कानून के बारे में अच्छी समझ रखते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे जो ये महामारी अधिनियम 1897 है और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, जो कि आज कोरोना की स्थिति में बहुत ही प्रासंगिक हो गया है। इसके बारे में जानते हैं, इसके क्या क्या प्रावधान हैं और इसमें क्या क्या इसकी कानूनी जानकारी लोगों को होना जरूरी है। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सब अभी देख ही रहे हैं कि पिछले 1 साल से ज़्यादा से हमारा देश एक आपदा से गुजर रहा है, बल्कि ये आपदा पूरी दुनिया में ही प्रचलित है। तो जब ये आपदा शुरू हुई थी तो कुछ शब्द थे जो जनमानस के जहन में आए थे, जिनका इस्तेमाल हमने अखबारों में, संचार माध्यमों में देखा था। जैसे महामारी अधिनियम था, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति का था। तो इसमें जो महामारी अधिनियम 1897 है, ये एक करीब 100 साल से भी पुराना कानून है। 130 साल हो रहे हैं लगभग। जी। तो यह कानून जब बनाया गया था तो उसकी रिक्वायरमेंट ये आई थी कि उस समय ब्यूबोनिक प्लेग फैला था मुंबई में। बिल्कुल। मतलब ये ब्रिटिश के समय की बात है। हाँ, ब्रिटिश के समय की बात है जी। तो ये ब्यूबोनिक प्लेग जो था, ये समुद्री जहाज़ों के ज़रिए जो है वहाँ मुंबई पहुँचा था, भारत आया था। हाँ, तो समुद्री जहाज़ों से जो माल आता था, जो यात्री आते थे संसार के विभिन्न क्षेत्रों से, तो उनके ज़रिए ये हिंदुस्तान में मुंबई पहुँचा था और बहुत ज़्यादा उस वक्त इसका फैलाव था। बिल्कुल। तो उस वक्त जब इसका ज़्यादा फैलाव था तो मुंबई में जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, उस वक्त तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं कहते थे। जी। उस वक्त तो जो पालिका का क्षेत्र अधिकार था, उसमें कुछ कमियां महसूस की गई कि इस महामारी जो ब्यूबोनिक प्लेग आई थी उसको निपटने के लिए जो कमियां महसूस हुई, तो उसमें एक ये था कि जो पालिका के सक्षम अधिकारी थे, इससे निपटने के लिए जब वो कोई कार्य करते तो एक कमी महसूस होती कि जो वो आदेश पारित करते उसका पालन कैसे हो और उस आदेश को कानूनी दर्जा कैसे मिले। बिल्कुल। तो उन कमियों को देखते हुए ये महामारी अधिनियम 1897 लागू किया गया था, जिसमें उस समय की केंद्र सरकार के पास कुछ शक्तियां दी गई थी। बिल्कुल। और कुछ राज्य सरकारों के पास शक्तियां दी गई थी। राज्य सरकारों तो थी नहीं उतना, उस वक्त प्रोविंसेस होते थे। हाँ, मतलब आज के राज्य की तुलना में उस वक्त प्रोविंसेस होते थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती थी। हाँ जी, बिल्कुल। तो उनके अधिकार क्षेत्र में ज्यादा अधिकार दिए गए थे इस अधिनियम से, और केंद्र सरकार ने कुछ थोड़े ही अधिकार अपने पास रखे थे। तो जो स्थिति से निपटने के लिए धरातल पर जो काम करने की आवश्यकता थी वो राज्य सरकारों के अधीन आती थी। अच्छा, तो ये उस समय लागू हुआ क्योंकि ब्यूबोनिक प्लेग आया हुआ था। तो अभी इसकी क्या आवश्यकता अचानक से पड़ी पैंडेमिक के दौरान में कि जो है फिर से उस अधिनियम को लागू ही नहीं केवल लागू करना पड़ा, बल्कि उसमें एक संशोधन भी करना पड़ा? देखिए, संशोधन की जहाँ तक बात है तो कभी भी कोई कानून बनता है जी, उस कानून का जब इस्तेमाल किया जाता है तो जो परेशानियां, उसकी कमियां पता चलती हैं, तो इसलिए उनमें संशोधन समय समय पर करते रहना पड़ता है। और दूसरा, जब ये कानून लागू किया गया था उस वक्त जो हमारा राज्य का और केंद्र का जो उस वक्त का सेटअप था, उसके अनुसार उसमें कुछ बदलाव किए गए थे कि भी इन इलाकों में लागू रहेगा, इनमें नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो जैसे जैसे हम आज़ाद हुए उसके बाद जो हमारी जैसे ये प्रगति रही, जो राज्य बनाए गए, और तो उस वजह से काफ़ी चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है, तो इसमें ऐसे बदलाव किए गए। बिल्कुल। जहाँ तक इस महामारी का सवाल है, तो जो ये कोविड-19 नाम की महामारी है ये वस्तुतः उसी इस तरीके की है कि बहुत ज़्यादा फैलती है और इतना ज़्यादा एकदम से फैलती है, ट्रांसमिशन का रेट इतना ज़्यादा है कि ओवरवेल्म कर देती है। हाँ, उसको कंटेन करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उसी वजह से जो है, क्योंकि वो एक महामारी के रूप में आई है, तो इसलिए इस महामारी अधिनियम के प्रावधानों को इन्वोक करने की जरूरत पड़ी, ताकि जो राज्य सरकारें हैं उनके पास इससे निपटने के लिए जो भी आदेश पारित करने पड़े वो अधिकार आए। इसमें क्या क्या अधिकार होते हैं जो यह कानून आपको देता है, या सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को देता है, उसके बारे में बताइए। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊंगा, आम दिनों में आप कहीं भी आते जाते हैं, किसी किस्म की रोक टोक नहीं होती। बिल्कुल। अब आपको कहीं आने जाने की रोक टोक के लिए कोई आदेश पारित किया जाता है, तो हम ये ढूंढेंगे कि भाई जिस सक्षम व्यक्ति ने आदेश पारित किया उसके पास ये अधिकार आया कहाँ से। तो ये वो मूल स्रोत है। जब सरकार हमें कहती है, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे दूंगा कि हम सार्वजनिक स्थान पर 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो, इसकी शक्ति जिलाधीश के पास धारा 144 के तहत आती है। परंतु वो ये नहीं कह सकते कि आप रोहतक से बाहर नहीं जाएंगे। ऐसी शक्ति उनके पास जो जिलाधिकारी के पास हो भी नहीं सकती, नहीं है। तो ये शक्ति जो है तब आएगी जब कोई ऐसे कानून में शक्ति का प्रावधान, तो वो प्रावधान इसमें है। बिल्कुल।
तो जो हमें कहा गया कि भाई आप घर से ना निकलें, जी आप इस शहर से बाहर या कंटेनमेंट जोन जैसे बनाए जाते हैं, तो वो शक्तियां जो हैं ये हमारी अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारियों के पास आती हैं। अच्छा, जैसे इसमें क्या हुआ कि ये क्या शक्तियां जो है वो केवल केंद्र सरकार के पास होती हैं या राज्य सरकारों को भी इसके प्रति कोई कुछ प्रावधान, नए प्रावधान बनाने की शक्तियां दी जाती हैं? इसमें जो शक्तियां हैं वो ज़्यादा राज्य सरकारों के पास ही होती हैं। अच्छा। आप अगर इस पे गौर फरमाएंगे तो केंद्र सरकार ने जब ये महामारी पिछले साल शुरू हुई थी, तो उन्होंने अनुरोध किया था कि किसी सभी राज्य सरकारें जो हैं इस अधिनियम के प्रावधानों का इस्तेमाल करें और इसको अप्लाई करें। बिल्कुल। तो सभी राज्य सरकारों ने इसको इन्वोक किया जी। तो वो राज्य सरकारों के पास शक्तियां ज़्यादा, केंद्र के पास तो सेक्शन जो 3 है उसमें यही शक्तियां थी कि वो देश से बाहर से आने जाने वालों की रोकथाम के लिए, जो उस समय क्योंकि पानी के जहाज़ ज़्यादा चलते थे तो उसी का संदर्भ उसमें दिया गया था। जी। तो जैसे क्या हुआ कि ये जब नियम लागू हुआ लास्ट ईयर, इसमें चेंजेस किए गए। चेंजेस इस प्रकार से किए गए कि क्योंकि जो है लोग स्वास्थ्य कर्मियों को मार दे रहे थे या गांव में जा रहे थे तो चेक नहीं करने दे रहे थे, इसको लेकर काफ़ी नुकसान भी कई बार हुआ, तो इसमें ये परिवर्तन किया गया। फिर अगर हम बात ये आते हैं कि अगर इस नियम का कोई पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जा सकती है? इस कानून में प्रावधान किया गया है, दफ़ा 188 है आईपीसी की। जी। उसमें ये प्रावधान है कि किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा जो कानूनन कोई आदेश पारित किया जाता है, अगर कोई आदमी उसकी अवहेलना करता है या पालना नहीं करता, तो उसके लिए सेक्शन 188 दफ़ा 188 आईपीसी में सजा का प्रावधान है, जो इस अधिनियम में लिखा भी हुआ है। सजा किस प्रकार की होती है? सजा इसमें क्वांटम जैसे? जी, दफ़ा 188 में की सजा का प्रावधान है। जी। इसमें जेल भी हो सकती है, पेनल्टी भी हो सकती है। जी। जुर्माना भी लगा सकते। अब ये कोरोना के जो ये महामारी अधिनियम है, इसके साथ साथ अक्सर बात में आ जाती है कि ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 भी लागू कर दिया जाता है। तो ये इसमें ये आपदा क्या है, आपदा शब्द को कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम जो 2005 लागू किया गया था, उसके पीछे मूल भावना ये थी कि जब भी कोई राष्ट्रीय आपदा आती है, कोई ऐसी समस्या जिससे पूरा राष्ट्र जूझ रहा है और उसको पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लड़ने की एक आवश्यकता महसूस होती है, जैसे बहुत से बड़े हिस्से में फ्लड आ जाए, भूचाल आ जाए, बाढ़ आ जाए, जैसे अभी साइक्लोन आ गया था, ताउते आ गया और यास आ गया। उसमें क्या था, जैसे पहले तो जिस राज्य में ये होता था उस राज्य की सरकार ही ये कार्य करती थी और फिर कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी ना होने की वजह से उसमें कई बार ऐसी समस्याएं पेश आती थी कि सेंट्रल स्टेट जो है, मतलब ये तो नहीं कहेंगे कि भाई केंद्र सरकार भी मदद करती थी, नहीं मतलब, लेकिन वो किस दर्जे पे करेगी, किस रूल के तहत करेगी। फिर कंफ्यूजन्स भी रहती थी कि पुलिस अपना काम कर रही है और जहां पर पुलिस या जो लोकल अथॉरिटी है उससे नहीं संभल रहा तो भारतीय सेना की भी जिम्मेदारी दी जाती है, तो उनके कोऑर्डिनेशन में दिक्कतें आती थी। फिर उसमें क्या था कि जो लोग उस राहत का बचाव कार्य में लगे भी होते थे, उनकी ट्रेनिंग या जिस आपदा से वो जूझ रहे हैं उस आपदा में उनको क्या क्या समस्याएं आएंगी, इस बात की जानकारी ना होने से भी जो समस्याएं आती थी, एक एक्सपर्ट यूनिट की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो आपदाओं से संबंधित एक केंद्रीय कानून बनाकर और उसमें ये प्रावधान किए गए कि जब भी कोई राष्ट्रीय किस्म की आपदा होगी तो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो है वो उसको देखेगी, न केवल आपदा के वक्त देखेगी बल्कि आपदा आने से पहले चेतावनी भी जारी करेगी और आपदा आने से पहले तैयारी भी रखेगी। बिल्कुल। तो उस वजह से इस कानून का जो है, मतलब एक कोई स्पेशलाइज्ड बॉडी इसके लिए दौरान बनाई गई है कि वो ये सारी चीजें देखेगी। तो इसके लिए ना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो गठित किया गया, NDMA जिसे कहते हैं। तो और उसी तर्ज पर हर एक राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट। हाँ, फिर जिला स्तर पर भी है। अच्छा, जिला स्तर पर भी है। अच्छा। हाँ, तो उसमें जो जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, वो जिला स्तर से अपनी जो तैयारियों की शुरुआत करते हैं। पहले जिला स्तर है, फिर राज्य स्तर है, फिर केंद्र स्तर पे आती बात, और इसकी समय समय पर जो है समीक्षा भी की जाती है ताकि तैयारियों का जायजा लिया जाए। बिल्कुल। तो इसमें जब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू हो जाता है तो इसमें क्या नागरिकों का क्या फर्ज हो जाता है और नागरिकों के लिए क्या कानून हो जाते हैं, इसके बारे में? देखिए, नागरिकों का फर्ज तो हमेशा एक राष्ट्र में यही रहता है कि जब भी कोई परेशानी ऐसी है जो जिला स्तर की है या राज्य स्तर की है या राष्ट्र स्तर की है, तो उस परेशानी में अपने साथी नागरिकों का सहयोग करें। बिल्कुल। और सरकार के समय समय पर जो निर्देश इस संबंध में आते हैं उनसे अपने को परिचित रखें और उसके अनुसार व्यवहार करें ताकि कोई ऐसी आपदा से हम जल्दी से जल्दी छुटकारा पा सकें। तो ये जैसे अधिनियम को जब लागू किया जाता है तो कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं इसमें जिसमें
सजा का भी प्रावधान है। अच्छा, कैसी सजा क्या? जैसे दफा 51 है, 52 है, 53 है, 54 है जी, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष से भी जो पैसा जारी किया जाता अच्छा, है, जिसको एनडीआरएफ कहते हैं, रेस्पॉन्स फोर्स कहते हैं, मतलब एनडीआरएफ एक स्पेशलाइज एजेंसी बना दी गई है जी, कि जिसकी केंद्र स्तर पर भी राज्य स्तर पर भी अलग अलग यूनिट्स बनाई गई हैं, जी, उनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें भी और फर्दर स्पेशलाइज्ड यूनिट्स भी रहती हैं जी, जो बाढ़ है, जी, साइक्लोन है, भूचाल है, बिल्कुल। उन चीज़ों से डील करने के लिए वो सक्षम होती हैं। अच्छा, तो जब ये कानून लागू किया जाता है तो उसमें कई तरह की रोक भी आती हैं। जैसे मान लीजिए हम अब कोविड-19 का ही लेते हैं। जी, जी, अब इसके बारे में दो चीज़ें हैं, एक तो कोई जानकारी प्रेषित करे, हाँ, एक कोई गलत जानकारी प्रेषित करे। हाँ, तो राष्ट्रीय आपदा के वक्त में ये भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि गलत जानकारियों का प्रसार और प्रचार रोका जाए। जी, जी, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। बिल्कुल, हाँ, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और जो है लोग जो है गलत इन्फॉर्मेशन इधर से उधर कर देते हैं। तो वो जिम्मेदारी की भावना जो है उसको बढ़ाने के लिए जी। तो अब जो जिम्मेदारी की भावना नहीं समझते हैं और इस तरीके से कोई गलत जानकारी जानबूझकर प्रेषित कर रहा है या कोई अनजाने में भी प्रेषित कर रहा है जिससे कि वो महामारी का प्रभाव बढ़ सके, बिल्कुल, तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें 1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष तक के कारावास की सजा भी है, जुर्माने का भी प्रावधान है। उसमें ये प्रावधान भी है कि जो राष्ट्रीय आपदा के लिए पैसा जारी होता है जी, अगर वो जो राष्ट्रीय आपदा के लिए कुछ राहत सामग्री बांटी जा रही है उसमें कोई गबन करता है, उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। कोई जो राष्ट्रीय आपदा के वक्त लोगों की मदद कर रहे हैं उनको रोकने के लिए कोई कोशिश करता है तो रोकने वालों के लिए भी सजा का प्रावधान है। बिल्कुल, बिल्कुल। गलत जानकारी प्रचार प्रसार करने वालों के लिए सजा का प्रावधान है। तो इस तरीके के प्रावधान इसमें किए गए हैं। नवीन कुमार जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के बारे में और महामारी अधिनियम 1897 के बारे में। हम श्रोताओं को यही कहते हैं कि कोविड नियमों का पालन करें जी। और जो ये कानून स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या गाइडलाइंस जारी की जाती हैं उसका पालन करते रहें जी। और हम सब मिलकर ही इस आपदा से दूर हो सकते हैं।